हेलो एवरीवन माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आयुष जैन और स्वागत है आपका इस पर्टिकुलर वीडियो में। अगेन अनदर वीडियो ऑन एमपीटीटी काउंसलिंग 2026। ओके, सो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। किस स्टेप से हमें रजिस्ट्रेशन करना है, चॉइस फिलिंग किस स्टेप से करनी है, ये सब तो दूसरे वीडियोस में बता दूंगा। बट मेन जो है वो है रजिस्ट्रेशन में आप क्या क्या गलतियां कर सकते हो, जो आपको नहीं करनी है उसके बारे में बताऊंगा। कितने रुपए वगैरह लगने वाले हैं हमारे, इसके बारे में बताऊंगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहते हैं, इन सब के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ मैं आपको। ओके, तो बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एमपीटीटी काउंसलिंग होती क्या है। एमपीटीटी काउंसलिंग के थ्रू स्लाइड क्यों नहीं बदल रही यार ये। वन सेकेंड, आई थिंक कुछ दिक्कत आ रही है, स्लाइड नहीं बदल रही। ओके, बदल गई। एमपीटीटी काउंसलिंग के थ्रू क्या होता है, एमपीटीटी काउंसलिंग के थ्रू आपको मिलते हैं कॉलेज। कौन से, बीई बीटेक के लिए। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, या तो आप बी करोगे या बीटेक करोगे। वैसे दोनों का फर्क मत पूछना, क्योंकि दोनों के दोनों सेम होते हैं। एमपी में इसको बी बुलाते हैं, बाकी बाहर जो है इसको बीटेक बुलाते हैं। नथिंग एल्स इज द डिफरेंस। ओके, ठीक है। आप बी बीटेक के लिए कोई कॉलेज सिलेक्ट करोगे अपने, एंड उसमें एडमिशन लेते हो बेसिकली एमपी के लिए। अगर मतलब मैं बोल सकता हूँ कि एमपी के अराउंड 85% कॉलेज में एडमिशन जो होता है आपका, वो होता है एमपीटीटी काउंसलिंग के थ्रू ही। जितने कॉलेज है एमपी में, उसमें आपका एडमिशन होता है एमपीटीटी काउंसलिंग के थ्रू। ओके, आई थिंक समझ में आ गया है। एंड बस इतना ही है। बाकी काउंसलिंग प्रोसेस की स्टेप चलती है। देखो, सबसे पहले होता है आपका रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन जो हो रहा है वो आपका राउंड नंबर 1 के लिए हो रहा है। ओके, रजिस्ट्रेशन होता है आपका राउंड नंबर 1 के लिए। एंड इसके बाद जो होता है, इसके बाद आती है हमारे पास चॉइस फिलिंग। रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग एक साथ ही कर दो, सही है। एंड वैसे भी वीडियो डेली बना रहा हूँ तो चॉइस फिलिंग भी चालू ही है। ओके, रजिस्ट्रेशन होगा, चॉइस फिलिंग होगी हमारे पास। चॉइस फिलिंग के बाद क्या होगा, चॉइस फिलिंग के बाद आपकी निकलेगी मेरिट लिस्ट। ओके, इसके बाद आएगी आपकी मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट के बाद क्या आएगा, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा कि आपको क्या मिला है, कौन सी ब्रांच मिली, कौन सा कॉलेज मिला है। रिजल्ट आ जाएगा। एंड अगर आप रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हो, अगर आप सेटिस्फाइड हो तो आप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। अगर नहीं हो तो आप अप्लाई कर सकते हो फॉर द अपग्रेड राउंड। ओके, अपग्रेड राउंड के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अपग्रेड राउंड में जो मिला है, अगर आप लेना चाहो तो, अगर आप सेटिस्फाइड हो तो ले लो, नहीं तो फिर आप इसको भी कैंसिल करके आप जा सकते हो यहाँ पे राउंड नंबर 2 में। अब राउंड नंबर 2 में इधर क्या होता है, इधर वापस से आपको करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग वापस। यहाँ पे आपकी वापस होगी रजिस्ट्रेशन, आपको करना पड़ेगी चॉइस फिलिंग, आपको वेट करना पड़ेगा मेरिट लिस्ट का, आपको वेट करना पड़ेगा मेरिट लिस्ट का। एंड मेरिट लिस्ट के बाद आपका आ जाएगा वापस से रिजल्ट। बट अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका जो रिजल्ट है, यहाँ पे जो आपका रिजल्ट है, अगर आप इसको ना बोलते हो तो आपके लिए थोड़ी मुश्किल पड़ जाएगी, क्योंकि इसके बाद फिर आप अप्लाई कर सकते हो सिर्फ सीएलसी राउंड में, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ लोअर ब्रांचेस ही मिलेगी। ओके, अगर टॉप टॉप कॉलेज की बात करूँ तो इसमें सिर्फ आपको लोअर ब्रांचेस ही मिलेगी, अगर आप अप्लाई करते हो सीएलसी राउंड के लिए। ओके, राउंड 2 के बाद, या फिर मैं बोल सकता हूँ राउंड 1 के बाद, और मैं बोल सकता हूँ अपग्रेड राउंड के बाद, आपके पास एक और मौका रहता है जो है आईबीसी का। मतलब कि आपने कॉलेज तो अब ले लिया है, अब अगर कॉलेज के अंदर वाली ब्रांचेस के साथ आपको खेलना है तो वो होता है आईबीसी। आईबीसी इज बेसिकली फॉर इंटरनल ब्रांच चेंज। आईबीसी मैंने शॉर्ट फॉर्म रखा है, बाकी और दूसरे लोग कहते हैं स्टेप के शॉर्ट फॉर्म। यार मैं मोनोटोनस वॉइस में बोल रहा हूँ थोड़ा चलो ठीक है, तुमको वो नहीं करूंगा। अगर तुमने राउंड 1 में एडमिशन ले लिया है, या फिर तुमने अपग्रेड में एडमिशन ले लिया है, या फिर तुमने राउंड 2 में एडमिशन ले लिया है, तो तुम लोग एलिजिबल हो जाओगे आईबीसी राउंड के लिए। अगर सीएलसी में एडमिशन लिया है तो फिर नहीं हो पाओगे, बिकॉज सीएलसी जो है वो इंटरनल ब्रांच चेंज के बाद हो रहा है। अब देखो, समझने की कोशिश करो कि अगर इंटरनल ब्रांच चेंज पहले हो रहा है, जो हमारी टॉप ब्रांचेस है, जो हमारी टॉप ब्रांचेस है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स जाना चाहेंगे। ओके, जो टॉप ब्रांचेस है हमारी, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स जाना चाहेंगे। एंड इसलिए टॉप ब्रांचेस हमारी फुल हो जाती है उस पर्टिकुलर कॉलेज की। इसलिए सीएलसी में जो बचता क्या है, सीएलसी में नीचे वाली चीज बचती है बस। इसलिए सीएलसी राउंड जो होता है वो थोड़ा सा रिस्की लेता है। मैं तो सिंपली बोलता हूँ कि यार अपग्रेड राउंड में एडमिशन ले लो, जो कॉलेज मिले। अगर सही कॉलेज, बिल्कुल मतलब जो चीज एक्सपेक्टेड नहीं थी वो वाला कॉलेज मिल रहा है, तो फिर अप्लाई करो राउंड 2 के लिए, जिसमें भी आपको प्रेफरेंस सिर्फ कॉलेज वाइज रखनी है कि अगर राउंड 2 में मुझे कॉलेज चाहिए तो ये वाला ही कॉलेज चाहिए। आपको अपनी प्रेफरेंस इस टाइप से बनानी है, एंड उस हिसाब से आपको चॉइस नहीं करनी है। ओके, इस टाइप का रहता है। वैसे मेरा सजेशन ये रहता है कि अपग्रेड राउंड तक अच्छा वाला कॉलेज ले लो, एंड ब्रांच वगैरह चिंता मत करो, ब्रांच जो है वो आईबीसी में अपन कन्वर्ट कर लेंगे। इस टाइप का मैं बोलता हूँ। ओके, मैंने काउंसलिंग की पूरी प्रोसेस समझा दी कि क्या क्या रहती है। होप आपको समझ में आ गई हो। पहले होता है मेरा राउंड 1 के बाद आती है चॉइस फिलिंग के बाद मेरिट लिस्ट के बाद आपका आपकी एंट्री हो जाती है कि आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है या नहीं लेना है। अगर नहीं लेते हो तो अपग्रेड राउंड जाओगे, अपग्रेड राउंड में भी अच्छा नहीं मिला तो उसमें जा सकते हो राउंड 2 में। देखो, अगर राउंड 1 का फॉर्म नहीं भरा है तो भी राउंड 2 में जा सकते हो। बेसिकली दिस इज द थिंग, राउंड 2 में डायरेक्ट
एडमिशन ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस टाइप का पॉसिबल है। कभी कभी कुछ लोग भूल जाते हैं कि राउंड वन में हमें पार्ट लेना था एंड उनको बाद में आता था कि यार एमपीटी में पार्ट ले रहे थे हम। चलो कोई नहीं, ये बात तो हमें समझ में आ गई है। बढ़ते थोड़ा सा आगे। सो रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, हमें लगने वाला है हमारी जेईएमएस का रिजल्ट। बेसिकली आपका एप्लीकेशन नंबर लगता है 12 डिजिट का जो होता है हमारे पास, तो वो एकदम आपको ध्यान से रखना पड़ता है। डॉक्यूमेंट्स मतलब जेईएमएस का की डिटेल्स भी आपको लगेगी कि जब आप फॉर्म फिलिंग वगैरह करोगे तो। एंड साथ ही साथ जेई मेंस के रिजल्ट की फोटोकॉपी, सो जेई रिजल्ट की फोटोकॉपी बोल सकता हूँ मैं, दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग जो लगने वाली है आपको, वो लगने वाली है आपका आधार कार्ड। ओके, द सेकेंड थिंग दैट इज रिक्वायर्ड इज बेसिकली योर आधार कार्ड। आधार कार्ड में कुछ चीज़ों का ध्यान रख लेना। चीज़ों का ध्यान ये रखना है कि आपका जो आधार कार्ड हो कम से कम 3 साल पहले अपडेट करा हुआ हो। आपके जो बायोमेट्रिक्स है वो मैच कर रहे हैं फ्रॉम योर आधार कार्ड। आपकी जो शक्ल है वो भी मैच कर रही है विथ योर आधार कार्ड। आपकी जो सिग्नेचर है वो भी मैच कर रही है। आपकी जो आइरिस है वो भी मैच कर रही है। आपका जो थंब प्रिंट है वो भी मैच कर रहा है। मैं तो बोलूंगा कि अगर 3 साल से आधार कार्ड में कुछ चेंजेस नहीं करवाए तो अभी जाओ पहले आधार कार्ड को अपडेट करवाओ, क्योंकि कभी कभी आधार कार्ड भी एक प्रॉब्लम देता है। मतलब आपके बायोमेट्रिक्स वगैरह मैच नहीं होंगे तो वो दिक्कत की बात हो जाती है थोड़ी बहुत। ओके, सो आधार कार्ड आपको लगने वाला है। आफ्टर दैट 10th 12th की मार्कशीट एज वेल एज पासपोर्ट साइज फोटो, दिस विल ऑल्सो बी रिक्वायर्ड। एज वेल एज अगर आप किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हो, ओके, अगर आप किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो आपको लगने वाला है कैटेगरी सर्टिफिकेट। अब कैटेगरी सर्टिफिकेट किसी का भी हो सकता है, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस, ये 4 सर्टिफिकेट होते हैं कैटेगरी के बिलोंग करते हो। सो बेसिकली आपको लगने वाला है कैटेगरी सर्टिफिकेट। एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट भी जो है वो आपको लगने वाला है ऑफ द सेंट्रल लेवल। ठीक है, ये जो सर्टिफिकेट लगेगा ये लगेगा आपको सेंट्रल लेवल का। ठीक है, तो ये मत पूछना मेरे से कि मेरे पास तो एमपी का है, नहीं चलेगा, दिक्कत आ जाएगी। सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट बनवा लोगा नहीं बनाया तो। ओके, ये हो गया। इसके साथ क्या लगने वाला है आपको, इसके साथ आपको लगने वाला है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या होता है? डोमिसाइल सर्टिफिकेट बेसिकली एक ऐसा सर्टिफिकेट होता है जो प्रूव करता है कि आप जो हो आप एमपी में ही रहने वाले कैंडिडेट हो एंड आप एमपी में ही रहते हो। ओके, बस ये प्रूव करता है, क्योंकि ये हमें कॉलेज में लगाना पड़ता है, क्योंकि इधर रिजर्वेशन जो होता है वो 95% रहता है। मतलब कि एमपी वालों का रिजर्वेशन रहता है 95%, एंड जो दूसरी स्टेट से आ रहे हैं उनका रिजर्वेशन रहता है, उनके पास सीट्स जो रहती है वो है सिर्फ 5%। ओके, ये एमपी की कहानी है। सो एमपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास अगर होगा तो बहुत अच्छा है ये। ओके, बहुत अच्छा है, क्योंकि 95% वाली कैटेगरी में आप आ जाओगे सिंपली। ओके, सो एज वेल एज एक एक बंदा है हमारे पास इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र जिसको हम बोलते हैं, डोमिसाइल को बोलते हैं बेसिकली गृह निवास। सो एक लगता है अपने को इनकम सर्टिफिकेट। अब देखो इनकम सर्टिफिकेट में कुछ लोगों का डाउट था कि हमारे नाम पे इनकम सर्टिफिकेट नहीं है, हमारा हमारे फादर के नाम पे। देखो अगर आपकी एज जो है वो 18 की नीचे है तो आपके नाम पे बनेगा भी इनकम सर्टिफिकेट, आपके फादर के नाम पे ही बनेगा। एंड ये ध्यान रखना कि जो उस इनकम सर्टिफिकेट पे सिर्फ और सिर्फ आपके पापा की इनकम नहीं हो, पूरे घर की जो इनकम है वो आपको डालनी रहती है इसमें इनकम सर्टिफिकेट में। अगर इनकम जो है वो 8 लाख से ज़्यादा है तो आईटीआर वगैरह भी लगते हैं इनकम सर्टिफिकेट को बनाने के लिए। एंड ये आसानी से बन जाता है, वैसे ऐसे कोई दिक्कत आती नहीं है, बट बनवा लेना इनकम सर्टिफिकेट अगर आप किसी कैटेगरी के हो। अगर कैटेगरी के नहीं भी हो तो बेसिकली फॉर स्कॉलरशिप्स एंड ऑल इनकम इनकम सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट लगती है हमें। ओके, सो इसको बनवा के रख लेना सब लोग। ठीक है, सो ये बेसिकली रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थे आपके आपके मतलब एमपीटी काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन के लिए। अब रजिस्ट्रेशन की कुछ स्टेप्स रहती है, आपको जाना है ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी हमारी, ये है dt.mpionline.gov.in। सो dt.mpionline, याद रखना है यार इसलिए लिख रहा हूँ मैं, ऑनलाइन डॉट, राइटिंग कितनी बुरी है मेरी, gov.in। ये हमारे पास ऑफिशियल साइट है ऑफ एमपीटीटी काउंसलिंग। ओके, सो यहाँ पे आपको जाना है, यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे जब आप जाओगे आप यहाँ पे ग्रेजुएट प्रोग्राम पे चेक करोगे, एज वेल एज सिलेक्ट कोर्स फॉर काउंसलिंग पे क्लिक करोगे। सिलेक्ट कोर्स फॉर काउंसलिंग में आपको डालना है बीटेक, एंड बीटेक के लिए आपको मिल जाएगा आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। सो वो फॉर्म आपको फिल करना है। चीज़ें क्या डालनी, ये एक न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन है जैसा कि आप जानते हो। सो क्योंकि ये न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन है तो आपको एक पासवर्ड बनाना पड़ेगा। पासवर्ड जो है वो एकदम स्ट्रॉन्ग वाला डालना। मतलब क्या स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, मतलब आप समझ ही सकते हो कि कम से कम मिनिमम 8 डिजिट की लेंथ होनी चाहिए, उसमें कैरेक्टर होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, नंबर्स होने चाहिए, एक अल्फाबेट कैपिटल होना चाहिए। इस टाइप का एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप जनरेट कर सकते हो। एंड स्ट्रॉन्ग रखने के चक्कर में अजीबोगरीब मत डाल देना, बिकॉज आपको वो पासवर्ड याद भी रखना है। सो जब आप पासवर्ड डालो, अगर कुछ अजीबोगरीब पासवर्ड डाल भी रहे हो तो उसको एक किसी सेफ जगह पे सिक्योर रखना अपने पास। ओके, क्योंकि अगर भूल जाओगे तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, सो चलो ये हो गया हमारे पास। पर्सनल डिटेल्स वगैरह वेरीफाई कर लेना। देखो कुछ लोगों के साथ दिक्कत ये आती है कि उनका डेट ऑफ बर्थ जो है वो आधार कार्ड पे कुछ और है और असली डेट ऑफ बर्थ कुछ और है। असली कुछ भी हो, आपको जो डेट ऑफ बर्थ डालना है, जो आपके आधार कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ है उसको ही डालना है। फादर मदर नेम एकदम सेम डालना जो उनके आधार कार्ड पे है, बेशक वैसे ही डालना, ज़्यादा कुछ और स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह मत करना, नहीं तो दिक्कत आती है, फालतू कोई मतलब है नहीं जिस चीज़ का। ओके, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन
रजिस्ट्रेशन वगैरह कैंसिल हो जाएगा, तो फिर मुश्किल यही आएगी और कुछ भी नहीं है। आपको अपना जेई मीन्स का एप्लीकेशन नंबर एकदम सही से डालना है, क्योंकि 12 डिजिट है हमारे या 16 डिजिट, जो भी डिजिट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है। आपको अपना जेई मीन्स का एप्लीकेशन नंबर जहाँ ये पूछेगा, रोल नंबर मत डालना, एप्लीकेशन नंबर ही डालना। अगर एप्लीकेशन नंबर लिखा हो तो, अगर रोल नंबर जहाँ पे लिखा हो वहाँ पे रोल नंबर डाल देना। बस एज सिंपल एज दैट। एप्लीकेशन रोल नंबर में कंफ्यूज मत होना, दोनों अलग अलग होते हैं जेई मीन्स की बात करें तो। ओके, सो इसको भी एक बार चेक करके ढंग से ही डालना, गड़बड़ मत करना इस चीज़ में जब आप भरने बैठो तो। अगली स्टेप क्या है हमारी? अगली स्टेप यही है, कैटेगरी डोमिसाइल सर्टिफिकेट वगैरह आपके पास होना चाहिए, मोबाइल नंबर ईमेल नंबर का वेरिफिकेशन उधर करवा लेना, बेसिकली ओटीपी के थ्रू वेरिफिकेशन हो जाता है। सो करवा लेना। जब भी मोबाइल नंबर जो डाल रहे हो अपना ही डालना, किसी और का मत डालना, मतलब फादर मदर का डाल सकते हो, बट जो मोबाइल नंबर चालू हो वो ही डालना, क्योंकि कभी भी उनके पास उनके जो कम्युनिकेशन वगैरह उनको करना होगा वो मोबाइल फ़ोन के थ्रू ही करेंगे वो। पासवर्ड स्ट्रॉन्ग लगा देना, ये बोल ही रहा था, फिर उसके बाद सबमिट कर देना। अब देखो सबमिट जब करोगे ना, इसके बाद एक बार आएगा आपके पास एडिट रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म, या चलो ठीक है, वैसे एडिट रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म आता है आपके पास। सो मतलब उस टाइम पे आप एडिट कर सकते हो, अगर आपने कुछ गड़बड़ भरी है चीज़ें, आपको एक पेज पे दिख जाएगा आपने डिटेल्स क्या भरी है इस टाइप से। सो इसमें आप चेक कर लेना कि आपने अपने नाम की स्पेलिंग क्या भरी है, फादर नेम सही लिखा है नहीं लिखा है, कैटेगरी डोमिसाइल वगैरह सही है या नहीं है, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी सही दी है या नहीं है, एंड जे मीन्स का एप्लीकेशन नंबर सही दिया है या नहीं दिया है। एंड इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आपको करना है बेसिकली फ़ी पेमेंट। सो फ़ी पेमेंट करने के लिए आप किसी भी मोड का यूज़ कर सकते हो, यूपीआई मोड का यूज़ कर सकते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिसके थ्रू भी आपको पेमेंट करना है, आसानी से आप इसका पेमेंट कर सकते हो। ओके, कितने रहेंगे? 1650 रुपये कुछ लगते हैं, 1450 रुपये जो भी है, मतलब कुछ रुपए लगते हैं। सो वो देख लेना, ये सारे एक्सेप्टेड मतलब ये सारे एक्सेप्टेड मोड्स हैं, इसके थ्रू आप पेमेंट वगैरह कर सकते हो। गलतियां मत करना, कॉमन मिस्टेक्स ये है कि आप कॉन्टैक्ट नंबर अपना गलत डाल देते हो, मोबाइल नंबर आप गलत डाल देते हो, ईमेल आईडी गलत डाल देते हो। यार चेक करके ही डालना, कैटेगरी डोमिसाइल वगैरह भी चेक करके डालना, डॉक्यूमेंट्स जो आप डाल रहे हो वो पहली बात तो अगर आप डॉक्यूमेंट्स उसमें डाल रहे हो ना, तो वो स्कैंड होने चाहिए, स्कैन डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अब आप इसके लिए भले फोटोकॉपी मशीन के थ्रू स्कैन करवाओ, या फिर आप एक ऐप चूज करते हो विच इज एडोबी स्कैन ऐप का नाम है। इसके थ्रू आप मैजिक फिल्टर लगा सकते हो, एंड उस डॉक्यूमेंट को एडिट करके उसके बाद ही डालना है। ऐसा नहीं कि फोटो खींची और हमने डाल दिया, इस टाइप से नहीं करना काम। एडोबी स्कैन वगैरह का यूज़ कर सकते हो फॉर अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल, एंड इस चीज़ का ध्यान रखना है यार। बस यही है, एंड बस आई थिंक इतना ही होगा, और क्या होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद क्या करना है? आपको कुछ नहीं, कॉलेज के ऊपर अच्छे से रिसर्च करके जाना। हाँ, एक गलती जो लोग करते हैं वो ये है, जब चॉइस फिलिंग करते हैं रजिस्ट्रेशन के बाद करनी रहती है जो बेसिकली। चॉइस फिलिंग में वो उधर ही जाके उधर ही ऑर्डर बनाते हैं, मतलब यार 5 मिनट में तुम ऑर्डर कैसे बना सकते हो, एंड उनका ऑर्डर गलत ही रहता है बेसिकली इन 90% ऑफ द केसेस। जो चॉइस फिलिंग का ऑर्डर है ना, आपको ढंग से बैठ के 1-2 घंटे सोच के कि ये कॉलेज चाहिए, ये लूंगा तो इस टाइप से मिलेगा, ये इस राउंड में मिल जाएगा, पिछले साल के कट ऑफ को एनालाइज करके, एंड उस टाइप से आपको अच्छे से एक बढ़िया चॉइस फिलिंग ऑर्डर बनाना है, एंड उसको उसके थ्रू ही भरना है। जो कॉलेज आपको चाहिए उसके लिए आपने सही साल भरा है नहीं भरा है उसको ध्यान दे देना। ओके, बस यही था, एंड यही है, और तो कुछ नहीं है। बाकी अगर किसी हेल्प की रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, डिटेल्स वगैरह देकर रखी मैंने, कहाँ पे, इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन। कुछ भी हो, अगर कुछ पूछना चाहते हो तो डायरेक्टली वीडियो में कमेंट भी कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर दिया करो, एंड मेरे चैनल को एक्सप्लोर करो, बिकॉज मैंने 250 प्लस वीडियोस बना दिए हैं अभी तक ऑन ऑन द टॉपिक ऑफ एमपीटीटी काउंसलिंग। पिछले 6 साल से कर रहा हूँ, एंड 250 से ऊपर वीडियो बन चुके हैं अभी तक। ओके, उन वीडियोस को भी एक्सप्लोर कर सकते हो, एंड आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। टिल देन सी आर, टेक केयर, बाय बाय।